हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में वेलोसिटी को पढ़ेंगे। ये हमारे पास जो वीडियो लेक्चर है ये काइनेमेटिक्स का थर्ड वीडियो लेक्चर है। इसमें हम लोग वेलोसिटी को पढ़ेंगे। वेलोसिटी की एवरेज वैल्यू है, वेलोसिटी की इंस्टैंटेनियस वैल्यू है, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। इनको हम बारी बारी समझते हैं। सबसे पहले वेलोसिटी को और इसकी जो वैरायटी है, वैरायटी के आधार पर बनने वाले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उनको समझते हैं। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसको मैंने वेक्टर v से लिख दिया। अब किसी पार्टिकल की जो वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो हम लिखते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल करने में जितना टाइम लगा उस टाइम को यहाँ पर लिख देते हैं। अब वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, अगर आपके पास डेल्टा x है तो टाइम डेल्टा t है, तो आप लिखेंगे इस तरह से एंड यूनिट लिखेंगे मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन फार्मूला अगर आप इसका कैलकुलेट करना चाहें तो मीटर का l है, टाइम का t है, फाइनल लिखेंगे आप lt माइनस 1 लिखेंगे, या L1t माइनस 1 आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर v इक्वल टू डेल्टा x वेक्टर डिवाइड बाय डेल्टा t इस तरह से लिखेंगे, या इसे अगर ओपन करके लिखना चाहें तो आप लिखेंगे x2 वेक्टर माइनस x1 वेक्टर डिवाइड बाय t2 माइनस t1। x1 x2 यहाँ पर पार्टिकल की पोजीशन है, पोजीशन वेक्टर है। t1 टाइम पर पार्टिकल की जो पोजीशन है वो ये है, t2 टाइम पर पार्टिकल की जो पोजीशन है वो ये है। आप अगर x के रेस्पेक्ट में नहीं लिखना चाहते हैं तो आप पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो r के रेस्पेक्ट में लिख सकते हैं, डेल्टा r डिवाइड बाय डेल्टा t लिख सकते हैं, या ओपन करेंगे तो वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1। इस तरह से आप किसी पार्टिकल की वेलोसिटी को लिख सकते हैं। यहाँ पर ये जो वेलोसिटी आ रही है ये जो वेलोसिटी आ रही है ये एवरेज वेलोसिटी आ रही है। अभी हम समझते हैं कि ये जो r1 r2 है, r1 वेक्टर एंड r2 वेक्टर है, ये क्या है, इसको हम किस तरह से लिखते हैं। किसी भी पार्टिकल के मोशन को, किसी भी बॉडी के मोशन को डिफाइन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, या इस बात का पता लगाने के लिए कि ये पार्टिकल मोशन पर है या रेस्ट पर है। अगर मोशन पर है तो किस टाइप का मोशन कर रहा है, लीनियर मोशन कर रहा है या प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है या सर्कुलर मोशन कर रहा है, किस टाइप का मोशन कर रहा है। या हम ये पता लगाएं कि ये रेस्ट पर है तो किस फ्रेम के लिए रेस्ट पर है। जरूरी नहीं कि जो बॉडी हमें रेस्ट में नजर आ रही वो बॉडी सभी के लिए रेस्ट पर हो, नहीं, वो हमारे फ्रेम के लिए रेस्ट पर है तो किसी दूसरे फ्रेम के लिए मोशन पर हो सकती है। तो किसी पार्टिकल, किसी बॉडी के डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम या अदर जो इनर्शियल पैरामीटर हैं, इन सभी पैरामीटर को कैलकुलेट करने के लिए हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यूज करते हैं, जिसमें कोऑर्डिनेट के हेल्प से हम लोग किसी पार्टिकल की स्पीड या वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं जिसमें से हम इस बात को समझेंगे कि t1 टाइम पर पार्टिकल की पोजीशन r1 है, t2 टाइम पर पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर r2 है। ये पोजीशन वेक्टर हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं तो समझते हैं थोड़ी देर के लिए। पोजीशन वेक्टर ऑफ मूविंग बॉडी, जो बॉडी मूव कर रही है उसका पोजीशन वेक्टर किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ये हमारे पास एक 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। ये y एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस है, और यहां पर कोऑर्डिनेट 0 0 है बिकॉज ये ओरिजिन हो गई। अब मान के चलें कि कोई पार्टिकल पॉइंट ए पर है कोई पार्टिकल पॉइंट ए पर है और यहां पर इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, ये t1 टाइम पर है। कुछ देर के बाद वो पार्टिकल ए से मूव करके पॉइंट बी पर आ गया, और जब बी पॉइंट पर आ जाएगा तो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर x2 एंड y2 कोऑर्डिनेट हो जाएंगे t2 टाइम पर। अब हम ये देखेंगे कि अगर हम लोग r1 की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो r1 ये है वेक्टर r1, एंड r1 अगर आप लिखेंगे यानी पोजीशन वेक्टर r1 इक्वल टू x1 i के प्लस y1 j के,
बिकॉज x1 जो कोऑर्डिनेट है वो अलोंग x एक्सिस है और y1 जो कोऑर्डिनेट है अलोंग y एक्सिस है, मीन वर्टिकल कोऑर्डिनेट है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये हो जाएगा। अब आपको R2 वेक्टर कैलकुलेट करना है तो R2 वेक्टर ये कैलकुलेट कर सकते हैं, वेक्टर R2, और वेक्टर R2 को आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट है पॉइंट B पर t2 टाइम पर, तो यहाँ से आप वेक्टर R2 को कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा x2i प्लस y2j। अब अगर आप R2 माइनस R1 कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 इक्वल टू कितना चेंज आ रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट केवल A से B वाला है, और अगर R1 R2 को अगर आप लेस कर देंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी फ्रॉम वेक्टर्स लॉ से। तो A से B तक की जो वैल्यू आ रही है इस वैल्यू को हम डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के इक्विवेलेंट होगा, बिल्कुल बराबर होगा। यहाँ पर अगर आप वैल्यू लिखेंगे और R2 माइनस R1 करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि x2 माइनस x1 हो जाएगा, x2 माइनस x1 i के प्लस इधर हो जाएगा y2 माइनस y1 j के। इस तरह से ये पोजीशन वेक्टर हमारे पास आ जाएगी। और पोजीशन वेक्टर आप देख पा रहे हैं कि R1 जो पोजीशन वेक्टर है एट t1 टाइम पर है एंड R2 जो पोजीशन वेक्टर है एट t2 टाइम पर है। इस तरह से हम पार्टिकल की पोजीशन कैलकुलेट करते हैं और पोजीशन के रिस्पेक्ट में हम उस पार्टिकल की वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं वेलोसिटी के क्लासिफिकेशन में पहला टाइप हम पढ़ेंगे वेलोसिटी में, जिसे कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जो वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होती है, मीन कांस्टेंट रहती है। जब पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही है, तब हम पार्टिकल की वेलोसिटी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं, मीन कांस्टेंट वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी के कांस्टेंट में दो बातें होती हैं, एक तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, दूसरा वेलोसिटी की डायरेक्शन। वेलोसिटी की डायरेक्शन का मतलब है मोशन की डायरेक्शन। तो समझते हैं पहला टाइप्स जिसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, हाँ इसमें एक बात और है कि जो वेलोसिटी है इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है एंड जीरो भी हो सकती है। पॉजिटिव कब होगी? जब पार्टिकल का जो मोशन होगा वो पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग मोशन होगा, तो पार्टिकल की वेलोसिटी जो होगी वो पॉजिटिव होगी। मोशन अगर प्लस एक्सिस के अलोंग हो रहा है तो जो वेलोसिटी की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। अगर मोशन पार्टिकल का जो मोशन है माइनस एक्सिस के अलोंग हो रहा है तो वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव होगी। अगर मैं कह दूं कि पार्टिकल का जो इनिशियल पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है दोनों सेम है, यानी वेक्टर R1 इक्वल है वेक्टर R2 के, यानी इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट के इक्विवेलेंट है, यानी जो सिचुएशन इनिशियल की है वही फाइनल की है, उस समय डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो होने की वजह से वेलोसिटी की वैल्यू जीरो होगी। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है तो वेलोसिटी की वैल्यू भी जीरो होती है, ये ध्यान रखना है आपको। अब आते हैं पहले टाइप में जिसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। पहला टाइप्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन क्लासिफिकेशन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी। ऑफ द वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी। जो बॉडी मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी का क्लासिफिकेशन करेंगे पहला टाइप से यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम कह सकते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। ऐसी वेलोसिटी जो टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी वैल्यू चेंज न करे, कांस्टेंट वेलोसिटी।
जब मैं कांस्टेंट वेलोसिटी का नाम ले रहा हूं तो इसमें दो बातें हैं। एक बात तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होना चाहिए, दूसरा मोशन की डायरेक्शन नहीं चेंज होना चाहिए। अगर मैं कह दूं कि ये हमारे पास एक पाथ हो गई, सड़क हो गई, और इस सड़क पर ये कोई गाड़ी है, कोई कार है, और ये कार मूव कर रही है। ये कार जब मूव करेगी किसी भी डायरेक्शन पर जा रही है, अभी इसकी डायरेक्शन हम लोग मान लेते हैं इधर की तरफ जा रही है, ये डायरेक्शन इधर है इसकी, और 100 किलोमीटर पर हावर्स की स्पीड से इधर की तरफ जा रही है। तो इसमें दो बातें हैं, एक तो ये तो हो गया वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और दूसरा डायरेक्शन। दोनों अगर कांस्टेंट है तो मैं कहूंगा वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है। और वेलोसिटी के कांस्टेंट होने के लिए दो बातें कांस्टेंट होना चाहिए, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी जिसे आप स्पीड कह सकते हैं एक मायने में, और दूसरी बात डायरेक्शन ऑफ मोशन यानी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ मोशन। आप इसे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कह सकते हैं, ऑफ वेलोसिटी। अगर ये दोनों बातें कांस्टेंट हैं, एक तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और दूसरा उसकी डायरेक्शन, अगर ये दोनों बातें कांस्टेंट है तो कहूंगा वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है। और ये वैन इधर की तरफ जा रही है तो इसमें दो बातों का ध्यान रखना है, इसकी ये वैल्यू नहीं चेंज होना चाहिए और इसकी डायरेक्शन नहीं चेंज होना चाहिए। अगर मैं कह देता हूं कि ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है और ये साउथ है, तो अभी ये वैन ईस्ट डायरेक्शन के अलोंग जा रही है, तो अब इसको हमेशा ईस्ट डायरेक्शन पर ही जाना है, चेंज नहीं करना है, डायरेक्शन को चेंज नहीं करना है, न इधर जाना है न इधर जाना है, मुड़ना नहीं है। अगर मुड़ाए तो वहां पर रुकना है, अगर मुड़ाए तो वहां पर रुकना है, मुड़ना नहीं है। और जब रुक जाएगी तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। लेकिन अभी हाल फिलहाल इसकी वैल्यू चेंज नहीं होना है, न ये चेंज होगा न मोशन की डायरेक्शन चेंज होगी। तो हम कहेंगे कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है और इस समय पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। लेकिन यहां पर भी दो बातें हैं, वेलोसिटी के कांस्टेंट में दो बातें हैं। एक बात तो हो सकती है ए नंबर की कि जो वैन है, जो बॉडी है वो रेस्ट पर है, इस तरह से कोई मोशन कर ही नहीं रहा है, तब भी तो कहा जा सकता है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है। अब यहां पर ये वैन है और ये रेस्ट पर है, एट रेस्ट, तब भी ये कहा जाएगा कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट। कोई मोशन नहीं कर रही है, नो मोशन, लेकिन कहा जाएगा कि वेलोसिटी कांस्टेंट है क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू 0 है और 0 भी एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। सेकेंड कंडीशन, बॉडी मूव तो कर रही है बट यहां पर मोशन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है और यहां पर यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म का मतलब है कांस्टेंट वेलोसिटी होगी और वेलोसिटी की वैल्यू सपोज दैट मैं लिख देता हूं वेक्टर v, वेक्टर v की वैल्यू है 15 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन इसकी कोई ना कोई होगी, तो आई एक्सिस के अलाउंग मूव कर रहा है, यानी 15 आई कैप मीटर पर सेकेंड हो गए इसके वेलोसिटी। अब दोनों को नहीं चेंज होना है, यहां पर पार्टिकल यानी बॉडी या वैन मूव कर रही है बट यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, इसे भी हम कहेंगे वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट बट यहां पर यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन, यहां पर हम यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। अब इसका अगर हम ग्राफ देखते हैं तो ग्राफ कैसे बनेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी का अगर हम लोग ग्राफ देखना चाहें तो ग्राफ ऐसा बनेगा, टाइम एंड वेलोसिटी, यहां पर वेलोसिटी वैल्यू 0 है, खत्म करनी, ये ग्राफ बन गया। दूसरा वेलोसिटी ये है, टाइम ये है, ग्राफ ये बन गया, चेंज ही नहीं हो रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, बस दो ही ग्राफ। ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है
कि वेलोसिटी ये है, टाइम ये, ग्राफ ये बन जाए, क्योंकि यहाँ पर टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट हो नहीं सकता। अब हम दूसरे टाइप की वेलोसिटी पढ़ते हैं जिसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी की मीनिंग है कि अगर पार्टिकल की वेलोसिटी बॉडी की वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है तो उसे हम वेरिएबल कहेंगे, मीन नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। अगर पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी के चेंज होने में दो लोगों का रोल है, एक तो उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा उसकी डायरेक्शन। अगर दोनों में से कोई एक ही अगर चेंज हो रहा है तो भी कहा जा सकता है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। दोनों चेंज हो रहे हैं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी की डायरेक्शन। वेलोसिटी की डायरेक्शन का मतलब है मोशन की डायरेक्शन, जो मोशन जिस डायरेक्शन पर हो रहा है वो डायरेक्शन अपनी चेंज हो रहा है। सपोज दैट अभी पार्टिकल अलोंग ईस्ट डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ईस्ट डायरेक्शन के अलोंग मोशन कर रहा है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे, नॉर्थ में मूव करने लगे या साउथ डायरेक्शन पर मूव करने लगे, या बैक आ जाए वेस्ट डायरेक्शन पर मूव करने लगे, या किसी एंगल से मुड़ जाए, तो डायरेक्शन चेंज हो गई, और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज हो गई। लेकिन अभी भी हो सकता है कि यहां पर वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो अभी भी कांस्टेंट हो। जैसे पहले व्हेन 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ जा रही थी ईस्ट में, फिर इसके बाद वो मुड़ गई, नॉर्थ में मुड़ गई, लेकिन अभी भी स्पीड यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 30 है, फिर भी कहा जाएगा कि वेलोसिटी चेंज हो गई है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई है। मीन सेकेंड टाइप हम पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ऐसी वेलोसिटी जिसकी वैल्यू टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो। दो चार डायग्राम देखते हैं और फिर ग्राफ देखते हैं, फिर हमें बात समझ में आ जाएगी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। सपोज दैट ये वैन इधर जा रही है 30 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से, अब ये ईस्ट डायरेक्शन पर जा रही है तो मैं इसे आई कैप लिख सकता हूँ, आई कैप किलोमीटर पर आवर्स लिख सकता हूँ। फिर इसके बाद ये यहां से अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है, फिर ये इधर की तरफ आने लगती है और ये वैन यहां पर आ गई इस तरह से, अब इधर की तरफ जाने लगी। तो आपने देखा कि इसने इस एंगल के साथ, सपोज दैट ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री एंगल के साथ ये मुड़ गई, इधर जा रही थी इस तरह से, फिर ऐसे मुड़ गई, अब इधर जाने लगी। ऐसे आसमान में नहीं चढ़ रही है, रोड होगा ऐसे, फिर रोड ऐसे मुड़ गया, इधर की तरफ जाने लगी, तो इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी। अभी भी ये 30 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड के साथ जा रही, बट अब यहां पर आप आई कैप नहीं लिख सकते हो, यहां पर आई कैप और जे कैप दोनों हैं, और यहां पर हमें दोनों को शामिल करना पड़ेगा, आई कैप और जे कैप दोनों को शामिल करना पड़ेगा। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं दावे के साथ कि वेलोसिटी चेंज हो गई है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं जिसमें से हम लोग ये देखेंगे कि इधर एक पाथ है, फिर इसके बाद ये पाथ इधर से टर्न हो जा रहा है, यहां पर कोई वैन है, ये वैन अभी तो किसी वेलोसिटी के साथ जा रही है ईस्ट डायरेक्शन पर। आपको ध्यान रखना है कि ये वाली जो डायरेक्शन है इसको मैं इधर लिख लेता हूं, इधर इधर ये है ईस्ट, ये है नॉर्थ, ये है वेस्ट, ये है साउथ। ईस्ट को आप आई कैप कहोगे, इसको माइनस आई, इसको जे, इसको माइनस जे, ध्यान रखना है। अभी 20 मीटर पर सेकेंड की इसकी स्पीड है और डायरेक्शन है अलोंग द ईस्ट। यहां पर जब वैन आएगी तो यहां से 90 डिग्री से मुड़ जाती है और वैन यहां पर आ गई, और अब हम लोग इस बात को कह सकते हैं कि अब वैन इधर की तरफ जा रही है। अभी भी हो सकता है कि इसकी जो स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड हो, यह चेंज हो जाए, जैसे मैं कह देता हूं कि 20 ही मीटर पर सेकेंड है, बट पहले थी आई कैप पर, अब हो गई माइनस जी कैप पर। तो आप देख पा रहे हैं कि मैग्नीट्यूड तो वही है, मैग्नीट्यूड तो वही है दोनों बार, बट डायरेक्शन चेंज हो गई। तो इस बात को कहा जा सकता है कि इसकी वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो गई है, वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो गई है। अगली बात हम लोग देखते हैं जिसमें से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों चेंज हो जाएं। दोनों चेंज होने का मतलब है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हो जाए। जैसे अभी ये कोई पाथ है, इधर से ये पाथ इधर की तरफ आ रहा है और यहां पर कोई वैन है,
ये वैन इधर की तरफ जा रही है अभी तो सपोज दैट 100 मीटर पर सेकेंड और आई के पर जा रही है। इस बात को वर्टिकल कर लेते हैं, और वर्टिकल नहीं है, ये तो प्लेन पर है, बोर्ड में आपको वर्टिकल दिख रहा है, ऐसा है। ये चौराहा बना हुआ है, तो ये हो गई ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, बट बोर्ड में आपको इस तरह से दिखता है। तो इस चीज को मैं कहता हूं ईस्ट, इसके पीछे वाले को कहता हूं वेस्ट, इसको कहता हूं नॉर्थ, इसको कहता हूं साउथ। और अगर हम लोग डायग्राम बनाते हैं तो इसे कहते हैं ईस्ट, इसे कहते हैं नॉर्थ, इसको कहते हैं वेस्ट, इसको कहते हैं साउथ। अब फिर से आप एक बार देखो, इसको देखते हैं, ये चौराहा है। अब इस चौराहे को ऐसे रखें तो हम देख पाएंगे कि ये हो गया ईस्ट, ये वाला, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। इस चौराहे को जमीन में लाएं, ये हो गया चौराहा, इस तरह से। अब इसको हम समझने की कोशिश करें। ये तो आई कैप पर जा रहा है, फिर जब यहां पर आ गई यही वैन, ये वैन जब यहां पर आ जाएगी, वैन भी चेंज हो गई। वैन को थोड़ी चेंज करना है, ये इधर आ गई। अब ये सपोज दैट 90 मीटर पर सेकेंड है, बट ये माइनस जे के पर है, निगेटिव डायरेक्शन पर जा रही है। तो यहां पर दोनों चेंज हो गए, दोनों चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। इसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक फाइनल डायग्राम और देखें, फिर इसके बाद इसका ग्राफ देखते हैं, फिर अगली वैरायटी पर जाते हैं। ये हम लोग ग्राफ बनाए, और इस ग्राफ में हम देखें कि ये गाड़ी अभी यहाँ पर है, इधर ईस्ट डायरेक्शन पर ही जा रही है, और यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड है। फिर कुछ देर के बाद वैन यहाँ पर आ गई, इधर की तरफ जा रही है 22 मीटर पर सेकेंड। फिर वैन यहाँ पर आ गई, इधर की तरफ जा रही है सेम डायरेक्शन पर, सपोज दैट 10 मीटर पर सेकेंड डिक्रीज हो गई, या इंक्रीज भी हो सकती है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, आगे कुछ फिर चेंज हो सकता है। तो इस टाइप की वेलोसिटी को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जो वैल्यू अपनी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। अब ग्राफ देखते हैं इसी नॉन यूनिफॉर्म, और ध्यान रखना है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पर जो फ्रेम होगा वो नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा, बिकॉज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी पर एक्सेलरेशन डेवलप होता है, बिकॉज एक्सेलरेशन की मीनिंग होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में किसी पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, उस चेंज को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन अगर है तो फ्रेम को कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ये ध्यान रखना है, न्यूटन्स के जो नियम है, न्यूटन्स की जो एप्लीकेशन है, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए वैलिड नहीं है, इनवैलिड है, केवल इनर्शियल फ्रेम के लिए वैलिड है। इनर्शियल फ्रेम वो है जिस फ्रेम की वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट हो, मीन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ग्राफ देखते हैं। ग्राफ में हम लोग देखते हैं, एक तो ये ग्राफ हो गया वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, यूनिफॉर्म इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का आप देख रहे हैं कि पहले ये इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ। और आप देख पा रहे हैं इधर से निगेटिव डायरेक्शन पर टाइम एंड वेलोसिटी निगेटिव डायरेक्शन पर इंक्रीज हो रही है। और अगर इसके ग्राफ देखना चाहें, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नंबर का अगर मैं ग्राफ बना के देखूं वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, तो यहाँ पर मैं देखूंगा कि जो वेलोसिटी है ये टाइम है, और इसके ग्राफ को मैं देखूं तो निगेटिव डायरेक्शन पर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और अगर मैं ग्राफ बना के देखता हूं तो ये है वेलोसिटी, ये है टाइम, और अगर ग्राफ बना के देखूं तो ये इधर आ गया, यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है, फिर निगेटिव डायरेक्शन पर इंक्रीज होने लगा, फिर इसके बाद फिर पॉजिटिव डायरेक्शन पर, फिर इसी तरह से आगे की ओर जाता रहेगा। तो ये ग्राफ हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फिर एवरेज वेलोसिटी को देखते हैं।
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब है किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी एट प्रेजेंट टाइम कितनी है, जिस टाइम पार्टिकल मोशन कर रहा है उस टाइम उस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, उस वेलोसिटी को हम उस पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। थर्ड वैरायटी है ये, थर्ड वैरायटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट प्रेजेंट टाइम। किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी एट प्रेजेंट टाइम कितनी है, मीन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द बॉडी। अच्छा, बॉडी रेस्ट पर हो सकता है या मोशन पर हो सकता है। अगर रेस्ट पर है तो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 होगी। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट प्रेजेंट टाइम, also known as instantaneous velocity of the body। बॉडी की जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो ये हो जाएगी। अब ये ध्यान रखना है, किसी भी पार्टिकल की किसी भी बॉडी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, अगर हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन कर दें तो हमें वेलोसिटी मिल जाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इक्वल टू d बाई dt। और डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट को आप r से प्रेजेंट कर सकते हैं, x से, y से, z से, किसी से। मैं यहाँ पर x से प्रेजेंट कर रहा हूँ, मीन dx बाई dt से लिख सकते हैं, dx बाई dt। डिफरेंशिएशन में रूल होता है, ध्यान रखना है कि d का मतलब डिफरेंशिएशन, नीचे वाले d का मतलब जिसके रिस्पेक्ट में आप कैलकुलेट करना चाहते हैं या डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं। dt के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो ये वैल्यू बनती है dx बाई dt। अब ध्यान रखना है कि डिफरेंशिएशन का फार्मूला है d बाई dt। अगर आप x की पावर n का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो इसको लिखते हैं n x की पावर n माइनस 1। इस तरह से जो पावर होगी उसको नीचे ले आएंगे और x में n माइनस 1 कर देंगे, पावर में माइनस कर देंगे। ये डिफरेंशिएशन का फार्मूला हो गया। अगर आप t के फंक्शन में लिखेंगे तो t माइनस 1 कर देंगे, इस तरह से। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वेक्टर v इक्वल टू dx वेक्टर डिवाइड बाई dt। इसकी एक दो प्रॉब्लम देख लेते हैं, बात यहीं से सॉल्व हो जाएगी। सपोज दैट किसी भी पार्टिकल की, एग्जांपल फर्स्ट, अगर x की वैल्यू है 3t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 10 है। x की वैल्यू टाइम के फंक्शन में गिवन है तो आप इसे x और t लिख सकते हैं, या ना लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये टाइम के फंक्शन में है, ये वैल्यू मीटर में है। और हमें कैलकुलेट करना है किसी एक सर्टेन टाइम पर, किसी प्रेजेंट टाइम पर पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करना है। फाइंड आउट वेलोसिटी एट t इक्वल टू, कोई भी 2 सेकेंड में लेके यहाँ पे लिख देता हूं, 2 सेकंड पर इस पार्टिकल की वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करना है। तो इसका पहले तो हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो v इक्वल टू dx बाई dt और फिर इसके बाद हम लोग d बाई dt लिखेंगे। x की वैल्यू है 3t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 10। 10 मीन कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, ये ध्यान रखना है। d बाई dt अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो वेलोसिटी है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t, 2 मल्टीप्लाई 3 यानी 6t प्लस 5t में हो जाएगा 5 माइनस 10 का हो जाएगा 0, तो इधर हो जाएगा 6t प्लस 5 हो जाएगा। t की वैल्यू आपको 2 सेकंड यूज करना है
तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट t इक्वल 2 सेकेंड, यहाँ पर 2 पुट अप करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 2 12 होगा, 12 प्लस 5 यानी 17 मीटर पर सेकेंड इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी। ये है पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फिर इसके बाद एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, फिर दोनों में कंबाइंड 2-4 प्रॉब्लम देखते हैं और इसका एक एरिया कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखना है कि जो वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ होगा, उस ग्राफ का जो एरिया होगा वो डिस्प्लेसमेंट को प्रेजेंट करेगा। हाँ, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी को आप लिख दें v एवरेज, या इस तरह से लिख दें, इस तरह से लिख दें। जब कभी भी आप एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं तो ध्यान रखना है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, या आप आर करके लिख दें, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी लिख दें। और ध्यान रखना है कि v एवरेज के लिए, मीन एवरेज वेलोसिटी के लिए आप लिख देंगे r2 माइनस r1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1। अगर वेक्टर सिंबल है तो वेक्टर सिंबल से प्रेजेंट कर दें, वेक्टर v एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1। और अगर इसे दूसरी तरीके से लिखा जाए तो लिखा भी जा सकता है, कैसे? मीन ये कहा जा सकता है कि r1 जो पोजीशन वेक्टर है एट t1 टाइम पर है और r2 जो पोजीशन वेक्टर है एट t2 टाइम पर है, जिसे लिखा जा सकता है r2 एट t2 टाइम माइनस वेक्टर r1 एट t1 टाइम डिवाइड बाय t2 माइनस t1, ऐसा लिखा जा सकता है। यूनिट मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड। अब इसकी एक दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैलकुलेट करने के लिए बड़ा इजी हमारे पास काम है। एग्जाम्पल सेकेंड, किसी पार्टिकल का जो पोजीशन है, या r करके लिखो या x करके लिखो, सपोज दैट 3 या 4 लिख देता हूं, 4t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 20 है, ये मीटर है। डिस्प्लेसमेंट मीटर पर है, टाइम सेकंड पर है, और इसकी हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। फाइंड आउट वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल टू 0 to 5, यानी इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो 0 से 5 सेकंड के बीच में हमें कैलकुलेट करना है। तो टाइम की रेंज मिल गई। जो टाइम की रेंज मिल जाए और पहले जो टाइम गिवन हो उसे आप t1 कहेंगे, बाद वाले टाइम को t2 कहेंगे। यहाँ पर 0 टाइम है, इसका मतलब यहाँ ये नहीं है कि बार बार t1 की वैल्यू 0 होगी, नहीं, कुछ और हो सकती है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, या कुछ और हो सकती है। लेकिन ध्यान रखना है कि t2 ही हमेशा ज्यादा होगा, t1 ही हमेशा कम होगा, बिकॉज टाइम इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं होता है, कांस्टेंट नहीं रहता है। अभी ध्यान रखना है, जब टाइम की रेंज गिवन हो उस समय आपको एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। जब सिंगल टाइम गिवन हो, एक सर्टेन टाइम गिवन हो, एक सिंगल टाइम हो, उस समय इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैलकुलेट करना है। यहाँ पर अब आपको देखना है जो एवरेज वेलोसिटी है उसको लिखते हैं x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। अब समस्या बन गई कि हमारे पास t1 t2 तो है, बट x1 x2 नहीं है। अगर x1 x2 मिल जाए तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, जो x की वैल्यू है वहां पर अगर t1 की वैल्यू पुटअप करेंगे t की जगह, एक बार फिर सुनो, जहां पर t की वैल्यू है वहां पर t की जगह t1 की वैल्यू पुटअप करेंगे तो x1 मिलेगा, और अगर x2 की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो t की जगह t2 की वैल्यू पुटअप करेंगे। x1 कैलकुलेट करना है, x1 कैलकुलेट करने के लिए x के इक्वेशन में t की जगह t1 की वैल्यू पुटअप करते हैं। अब इस पूरे समीकरण में, पूरे इक्वेशन में t की जगह t1 पुटअप करेंगे, मीन 0, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये केवल 20 बचेगा, 20 मीटर। x2 की वैल्यू कैलकुलेट करना है, x2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए x के इक्वेशन में t की जगह
T2 की वैल्यू पुटअप करना है। T2 अपने पास 5 सेकेंड गिवन है, यहाँ पर 5 पुटअप करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर यानी 25, यहाँ पर हो जाएगा 25 माइनस 10, t की जगह 5 एंड प्लस 20। अब हम लोग देखते हैं, इसे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। इधर हो जाएगा 125 माइनस 50 प्लस 20। अब अगर इसमें हम माइनस कर दें माइनस कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा 50 माइनस करेंगे तो 50 माइनस करने से यहाँ पर 25 175 बचेगा, 175 आ गया। 175 प्लस 20 करेंगे तो ये मेरे ख्याल से 195 हो जाना चाहिए, 195 हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे, x2 195 माइनस x1 20 है डिवाइड बाई T2 कितना है अपने पास 5 माइनस 0, 20 माइनस कर देंगे तो फिर से यही वैल्यू मिल जाएगी हमारे पास 175, 175 डिवाइड बाई 5 का डिवाइडेशन कर देंगे तो 5 का डिवाइडेशन करने से ये 3 टाइम्स जाएगा, फिर इसके बाद 2 बचेगा, 2 बचेगा 25 होगा, 25 में 5 का भाग कराएंगे डिवाइडेशन करेंगे तो 5 जाएगा यानी 35 हो जाएगा। तो इधर से वैल्यू मिल जाएगी हमारे पास 35 यानी 35 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास आ गई एवरेज वेलोसिटी, आ गई किसी पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी। एक दो प्रॉब्लम और देखते हैं, फिर इसके बाद इसका ग्राफ देखते हैं। एग्जाम्पल थर्ड, किसी पार्टिकल का जो पोजीशन है r है वो अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा है, इस तरह से अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा है। और यहां पर हमें दो बातें कैलकुलेट करना है। आपको पहले तो वेलोसिटी कैलकुलेट करना है एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पर हमें पार्टिकल की वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, और सेकेंड नंबर पर फ्रॉम t इक्वल टू 1 सेकेंड से लेकर 4 सेकेंड के बीच में हमें इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर आपको ये नहीं पता है कि ये कौन से वेलोसिटी है। ध्यान रखना, जब टाइम की रेंज गिवन हो तो वहां पर आप एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, सिंगल टाइम में इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मेन फर्स्ट नंबर इंस्टेंटेनियस, फर्स्ट नंबर। अब वेलोसिटी कैलकुलेट करना है dr बाई dt। इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो v इक्वल टू डी बाई डी टी, आर की वैल्यू ये आपके पास है अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा। अल्फा एंड बीटा आर पॉजिटिव कांस्टेंट, ये पॉजिटिव कांस्टेंट है। वैल्यू पुटअप करेंगे अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा v इक्वल टू टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t यानी 2 अल्फा टी, बीटा कांस्टेंट वैल्यू है मीन प्लस 0 हो जाएगा। तो वेलोसिटी आ गई 2 अल्फा टी, और टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड पुटअप करना है तो यहाँ पर 1 पुटअप कर देंगे तो 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 अल्फा केवल बचेगा मीटर पर सेकेंड। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई। अब इसी क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए आपको कैलकुलेट करना है सेकेंड नंबर एवरेज वेलोसिटी डेल्टा r डिवाइड बाय डेल्टा t मीन r2 माइनस r1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1। t1 t2 गिवन है, जो टाइम आपको पहले गिवन हो वो t1 होगा, जो बाद वाला होगा वो t2 होगा, ये ध्यान रखना है। अब कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं r2 r1 नहीं मालूम है मालूम करते हैं। r के इक्वेशन में t की जगह t1 की वैल्यू पुटअप करेंगे तो r1 मिलेगा। r का इक्वेशन आपके पास है अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा, अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा। यहां पर हम t1 की वैल्यू पुटअप करेंगे तो r1 मिलेगा अल्फा। t1 की वैल्यू है 1 सेकेंड, 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 मीन अल्फा इक्वल बचेगा प्लस बीटा, तो r1 की वैल्यू हो जाएगी
R2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो R2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इसी R के इक्वेशन में T की जगह T2 की वैल्यू पुटअप करेंगे। T2 की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड लिखते हैं। यहां पर 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, यानी 16 अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। वैल्यू पुटअप करते हैं, V एवरेज इक्वल टू R2 माइनस R1। R2 आपके पास है 16 अल्फा प्लस बीटा माइनस R1 की वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई T2 माइनस T1 यानी 4 माइनस 1 ये हो जाएगा। इधर से अल्फा होगा माइनस का, माइनस कम हो गए इसमें तो 15 अल्फा हो जाएगा, और माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसिल हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3 कट जाएगा, यानी 5 अल्फा मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगी हमारे पास एवरेज वेलोसिटी, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक प्रॉब्लम और देखते हैं, जो प्रॉब्लम बताती है कि अगर हम लोग पार्टिकल के वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करें तो डिस्प्लेसमेंट को प्रेजेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल 4, ये हमारे पास टाइम है, ये वेलोसिटी है, और यहां पर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो इस तरह से है, और ये कांस्टेंट है यहां तक, इतना ही केवल। यहां पर 20 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव डायरेक्शन पर, यहां पर 0 टाइम, यहां पर 20 सेकेंड का टाइम। अब वेलोसिटी टाइम ये ग्राफ है, यहां पर हमें डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करना है। डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने के लिए इस ग्राफ का एरिया, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर, जो आपको रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा है या स्क्वायर का शेप दिख रहा है, इसका हम एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं, तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई ये वैल्यू, आप इसका नाम दे सकते हैं O A B C लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपके पास है O A मल्टीप्लाई ये वैल्यू हो जाएगी AB, तो मल्टीप्लाई AB, और इधर हो जाएगा आपके पास ये 20 है, ये भी 20 है, तो 20 मल्टीप्लाई 20 ये हो जाएगा 400, और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो मीटर। एक और वैरायटी ग्राफ में एक और वैरायटी इस तरह से, और ये ग्राफ हमारे पास है, ये ग्राफ यहां पर वेलोसिटी है सपोज दैट 10 मीटर पर सेकेंड, और इधर की तरफ वेलोसिटी ज्यादा हो गई, -20 मीटर पर सेकेंड हो गई। यहां पर टाइम है 5 सेकेंड का, इधर की तरफ टाइम, ये टाइम इंटरवल है 5 सेकेंड का, ये ज्यादा हो गया। अगर 5 होता तो यहाँ पर 10 सेकेंड हो जाता, बट ज्यादा हो गया तो 15 सेकेंड हो गया। अब यहाँ पर हमें पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे इस ट्रायंगल के एरिया प्लस इस ट्रायंगल के एरिया, इसका डिस्प्लेसमेंट S1 एंड इसका S2, टोटल S1 प्लस S2। डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं उस ग्राफ के लिए, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बेस, यानी 1/2 बेस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर, तो बेस हो गया 5 मल्टीप्लाई ये हो गया 10, ये हो गई S1 की वैल्यू। S2 की वैल्यू यहां पर कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 मीन हाफ, बेस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर, तो इसका बेस हो गया 5 और 15, यानी डिफरेंस आ रहा है 10 का, तो मल्टीप्लाई 10, और हाइट हो गई यहाँ पर 20, तो मैं इसको इधर लिख लेता हूँ, प्लस 1/2 10 मल्टीप्लाई -20, ऐसा हो जाएगा। इधर बचेगा 5 और इधर बचेगा 5, तो ये वैल्यू हो जाएगी 5 मल्टीप्लाई 5 यानी 25, प्लस ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, इधर ये कट गया 5/5 मल्टीप्लाई 20 यानी हो जाएगा माइनस का 100,
और इसको कैलकुलेट करेंगे तो माइनस का 75 मीटर आ गया डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव 75 इसलिए आ रहा है क्योंकि पार्टिकल अब फाइनली नेगेटिव डायरेक्शन पर जा रहा है और नेगेटिव डायरेक्शन पर जाने की वजह से इसकी वेलोसिटी नेगेटिव है। वेलोसिटी नेगेटिव इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग वेलोसिटी की और एप्लीकेशन पढ़ेंगे, स्पीड पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन पढ़ेंगे और इस वीडियो लेक्चर को यहीं से हम कंप्लीट करते हैं।